नमस्कार, मैं प्रेम जामनानी। आप देख रहे हैं उल्लासजामबाज न्यूज। शहर की ताजा तरी खबरों से बने रहने के लिए उल्लासजामबाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उल्लासनगर में आयोजित सर्वपक्षीय श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान भावनात्मक माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम में उपस्थित नेताओं ने उप मुख्यमंत्री अजित पवार को स्मरण करते हुए उनके व्यक्तित्व और राजनीतिक दृष्टि पर प्रकाश डाला। अपने संबोधन में कमलेश निकम ने कहा कि जो व्यक्ति हमेशा समय का पाबंद रहा, वही आज समय पर नहीं पहुंच सका। यह बात कहते हुए पूरा सभागृह भावुक हो उठा। उन्होंने कहा कि अजित पवार का हमेशा यह आग्रह रहा कि भारत गंगोत्री और ओमी कालानी के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण रहें। राजनीतिक मतभेद होते रहते हैं। म्हणजे आपण असं म्हणतो की नाळी तुटत असतात, चिता जळत असतात, पण फार कमी लोक असे असतात की जे लोकांच्या, तुमच्या आणि आमच्या काळजामध्ये घर करून बसतात. अजित पवार ही त्यापैकीच एक नाव.
म्हणजे महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा जेव्हा जेव्हा विचार येतो तेव्हा तेव्हा अजित पवारांचं नाव घेतल्याशिवाय हा राजकीय इतिहास पूर्ण होऊ शकणार नाही. 1980च्या दशकामध्ये ज्यांनी राजकारणात प्रवेश केला आणि मैत्रीचं राजकारण काय असतं, मनभेद आणि मतभेद सोडून देखील राजकीय मैत्री कशी जपता येते हे अखंड महाराष्ट्राला आणि येणाऱ्या 2 पिढ्यांना ते राजकारण त्यांनी शिकवलं. 22 जुलाई 1959 अहमदनगर जिले में देवली प्रवर करके गाँव है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था. राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के संस्थापक शरद पवार उनके वो भतीजे हैं, आप सभी जानते हैं. और राजनीति में उन्होंने कुछ ऐसे पहलू स्थापित किए हैं कि आज भी अगर कोई राजनीति में आना चाहे तो उनके नक्शे कदम पर चलने की इच्छा मंशा उसके दिल में जागती है. कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और हर एक को अपनी सद्भावना व्यक्त करने का यहाँ पर हम प्रयास करेंगे, क्योंकि अजीत पवार जी का जो चरित्र था वो केवल किसी एक पक्ष के लिए सीमित नहीं था. 6 बार इस महाराष्ट्र राज्य का उप मुख्यमंत्री होना, अर्थमंत्री होना और कई सारे ऐसे उपक्रमों का आयोजन करना, पॉलिसीज बनाना और उस दादा को श्रद्धांजलि देने के लिए सब जमा हुए हैं, जो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हम हमारे जीते जी दादाजी को हम श्रद्धांजलि देंगे. आज अजीत दादा पवार जी का जैसा ही हम लोगों ने सवेरे न्यूज़ सुना, एक ऐसा लगा कि बड़े में बड़ा शॉकिंग न्यूज़ जिसको बोला जाए वो एक बड़े में बड़ा शॉकिंग न्यूज़ हमारे आंखों के सामने. जब टीवी चालू किया मुझे मेरे दोस्त का फ़ोन आया कि दादा नहीं रहे, पवार साहब नहीं रहे. 5 मिनट के लिए मैं भी शॉक आ गया कि पवार साहब मना हो सकता है, कोई भी हो. लेकिन जब टीवी चालू किया तभी सामने से लिख के आया अजीत दादाजी नहीं रहे और उसके साथ में जो 5-6 जने थे वो भी नहीं रहे. ऐसा लगा आज हमारे महायुति का जो एक मूर्ति करके जो चल रही थी, हमारे आदरणीय सीएम साहब फडणवीस साहब, एकनाथ शिंदे साहब, अजीत दादाजी, जिन्होंने सपना देखा था कि पूरे महाराष्ट्र को हम एक ऐसा विकास कार्य करेंगे कि महाराष्ट्र में किसी चीज़ की भी कमी ना हो. हर एक अपना अपना रोल निभा रहा था. अच्छी तरह से सरकार चल रही थी. हाल ही में अभी कारपोरेशंस में भी चुनाव हुए. सब लोगों को खुशी लगी पड़ी थी, चलो अधिवेशन है, बजट भी अच्छी देंगे. और इस बीच में हमारे दादाजी चले गए, जिसके जगह पे आज अभी मैं न्यूज़ देखा तो 5 बजे उनके मिसेस को डिप्टी सीएम बनाया गया. आज ये ऐसा लग रहा है कि जो दादाजी का सपना है वो उनकी मिसेस जरूर पूरा करेगी. आज अजीत दादाजी हमेशा काम करने में एक्टिव रहते थे. किसी को भी अगर उनके साथ मिलना रहता था या काम के लिए कोई काम का टाइम मांगता था तो उनको बोलते थे सवेरे 6 बजे घर पे आ जाओ, आपका काम हो जाएगा, वहीं पे आके मिलो. साथ साथ में सभी ऑफिसर्स को भी दादा बुला के रखते थे सवेरे 6 बजे. या हम लोग को भी कभी भी टाइम चाहिए तो अर्ली मॉर्निंग में देख के जैसा जल्दी से जल्द काम हो और सबके काम पट जावे, ऐसा दादा काम करने में एक्टिव रहते थे. हम तीनों से काम लेके इस शहर का विकास करेंगे. मैं मेरे तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, पूरी पार्टी के तरफ से, पूरे शहर के तरफ से उनको श्रद्धांजलि देता हूं और भगवान के दर प्रार्थना करता हूं कि उनके सपने साकार हो. धन्यवाद. जय हिंद. धन्यवाद. शोक सभा में हम सभी उपस्थित हैं. दुनिया के रैन बसेरे में पता नहीं कितने दिन रहना है. जीत लो सबके दिलों को, बस यही जीवन का गहना है, यही जीवन का गहना है. सबसे पहले भारतीय राजनीति में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले लोकप्रिय नेता
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पूज्य श्री अजित पवार को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस शोक सभा में उपस्थित सभी भाई बहनों को मैं प्रणाम करता हूं। हमारे डिप्टी सीएम महोदय का अचानक यूं चले जाना हमारे प्रांत के लिए अपूर्णीय क्षति है। बस यही कहूँगा कि हमारे जनप्रिय नेता डिप्टी सीएम की आत्मा को शांति मिले और मोक्ष धाम में विराजमान हो। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आपको इस शोक सभा के माध्यम से हमारे अजीत दादा पवार, हम बोलते थे कि शायद नाम ही काफ़ी है। हमेशा अपनी बात को बहुत ही सुचज्जे ढंग से रखने के बाद आज मुझे अपने आप को स्पीचलेस फील हो रहा है। मतलब 28 जनवरी की वो एक सुबह किसी का फ़ोन आता है कि मैडम टीवी चालू करना। इतनी सुबह सुबह टीवी चालू करने को जब किसी को बोला जाता है तो दिमाग में तो कुछ खनका, पर जो 28 जनवरी का दिन हमें दादा दिखा के गए वो हमने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। आंखों के सामने टीवी चल रहा था, दादा की मृत्यु की, दादा के हमसे बिछड़ने की न्यूज़ सामने चल रही थी। हम बोलते हैं ना कि आंखों पे देखने पे हमें विश्वास कर लेना चाहिए, लेकिन उस दिन उस न्यूज़ पे हमें विश्वास नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, दादा हमें छोड़ के कैसे जा सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा और फ़ोन कॉल्स और बातें, और वो 28 जनवरी का दिन से जो हम रो रहे हैं वो रोना आज तक हमारा चालू है। ये हमारे दादा के साथ सिर्फ एक महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री होने के नाते, राष्ट्रवादी परिवार के हमारे एक मुखिया होने के नाते, और ये उनके साथ हमारा एक प्यार, एक स्नेह, एक सत्कार ही था कि आज तक हमारा दिल रो रहा है। और हम नदियों वाली बात का एक उदाहरण दें तो दादा सिर्फ मुरबाड जाते समय 2 मिनट, आप सोचो गाड़ी में से जाते समय उनकी उल्लास नदी पे कितने सेकंड के लिए नजर पड़ी होगी। तो वो दर्द और नदी का जो उन्होंने नदी में इतनी गंदगी देखी, वो देख के उनके मन में ये ख्याल आया कि भी क्यों नहीं। और मुरबाड की सभा में जबकि वो उधर प्रमोद इंदुराव साहब जी का बेटा जो युवा का अध्यक्ष है उसके ऑफिस की ओपनिंग के लिए आए थे, तो उसमें उन्होंने अपने भाषण में उल्लास नदी की नाम निकाला। ऐसा प्यार था उनका उल्लासनगर के लिए। और ये सिर्फ एक नदियों तक की सीमित नहीं था। जब पिछले समय एक गार्डन की ओपनिंग के लिए दादा उल्लासनगर आए थे, तब भी उन्होंने खुले मंच में से बोला था कि जैसे ही मैंने डिस्ट्रिक्ट थाना क्रॉस किया तो मेरा मन थोड़ा अपसेट हुआ कि उल्लासनगर इतना कंजस्टेड क्यों है, उल्लासनगर की डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही है, उल्लासनगर का विकास क्यों नहीं हो रहा है। तब भी उन्होंने सभी अपने साथियों को और सभी शहरवासियों को बोला था कि आप सब लोग उल्लासनगर की डेवलपमेंट के लिए आगे आए, हमारा पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा। और मेरा दादा का जो सबसे बड़ा उल्लासनगर के लिए गिफ्ट है वो 25 करोड़ की निधि था, क्योंकि 2020 में वो निधि आज तक उतनी एक साथ निधि, ये आप सब लोग जानते हो, फिर मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ करके गलत दिशा में पेश किया जाता है, उतनी निधि नहीं आई थी 25 करोड़ की एक साथ। वो भी मुझे शब्द आज तक याद है, वो मेरे लेटर हेड पे था। जब मैं उस निधि को हम लेटर दादा पढ़ रहे थे ना, तो दादा का एक डायलॉग था, ताई किती पाइजे। उसके बाद और भी बहुत सारी बातें हुई, पर वो आज तक वो शब्द मतलब कि कानों में गूंज रहा है कि दादा बोले किती पाइजे। तो ऐसा उनका स्वभाव था और ऐसा ही उन्होंने वो काम करने के लिए हमें प्रेरित किया। और आप सब लोग जानते हो उस 25 करोड़ की निधि के बाद मैं एक और बात शेयर करना चाहूंगी। तभी के कमिश्नर थे सुधाकर देशमुख जी,
उन्होंने क्लियर बोला था कि अभी कंपटीशन होगा, अभी शहर में और निधि आएगी, तो वही हुआ। तो इसका श्रेय भी मैं पूरा दावे के साथ बोलती हूँ को दादा को जाता है। आज हमारे शहर की डेवलपमेंट हो रही है, चाहे जैसे भी हो रही है, हमारा शहर आगे बढ़ रहा है। का एक ही शब्द था तभी भी, ताई मैं अजीत पवार तुझे शब्द देता हूँ, मेरे रहते तेरे साथ कभी नाइंसाफी नहीं होगी, क्योंकि तूने पक्ष को वो 2 साल दिए जब पक्ष को छोड़ के सब लोग जा रहे थे। ऐसा दादा का प्यार था। और आज भी मैं वो बोलना चाहूंगी कि आज मैं महाराष्ट्र स्टेट जनरल सेक्रेटरी के पद पे हूँ। इसके बाद माझी लाडकी बहन योजना की अशासकीय सदस्य हूँ। ये इज्जत, ये मान, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष में रह के मुझे मिला, ये दादा के आशीर्वाद से मिला। हम अपना जो एक दादा हमारी यादों में, हमारे कामों में एक मीठी याद बनके हमेशा रहेंगे। के बारे में यहाँ पे जितने भी राजनीतिक दल के लोग हो, पत्रकार हो, NGOs हो, मन से हो, जो हमारे सबसे पुराने साथीदार हमारे नदी के विषय में रहते हैं, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हो, शिवसेना हो, भाजपा के हमारे विधायक हो, जो हर बार नदियों का विषय उठाते रहते हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सोनिया धामी जी हो, तो हर बार कांग्रेस पार्टी की हमारी साळवे मैडम हो, हर कोई नदियों का विषय जब हाउस में उठाते हैं, जब विधानसभा में उठाते हैं। कुछ दिन पहले मुझे सोनिया धामी मैडम का फ़ोन आया था कि दाइमा जी, अजीत दादा मुरबाड आए थे, शायद मेरे ख्याल से मुरबाड आए थे, और अजीत दादा ने उल्लास नदी के बारे में कुछ काम करने के लिए हमको आदेश और निर्देश दिए हैं कि आप उल्लास नदी के प्रदूषण को जो है पूरी तरह से दूर करें, उसमें का कचरा हटाएं, उसमें स्वच्छता करें, उसकी जलपर्णी को हटाने की कोशिश करें। हम लोग को बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने उस वीडियो को बार बार देखा कि अजीत दादा जैसा इंसान जो एक छोटी सी बात के लिए भी वो देख रहे थे कि जब मैं वहाँ से गुजर रहा था, जब मैंने नदी में कचरा देखा तो मुझे इतना बुरा लगा कि आप लोग उस नदी के ऊपर क्यों नहीं ध्यान दे पा रहे हो। तो मुझे सोनिया धामी जी ने बोला था, इसके पहले भी धामी मैडम और मैं और भरत भाई उल्लास नदी के विषय पे मोहना बंधारा हो, उसकी हाइट बढ़ाने के विषय में हो, मैडम अजीत दादा तक वो विषय लेकर गए हैं। हमारे माननीय आमदार महोदय भी हर बार उल्लास नदी का विषय जो है लेकर गए हैं। मेरी आप लोगों से यही विनंती होगी, यही गुजारिश होगी कि अजीत दादा पवार को अगर आप लोग सच्ची श्रद्धांजलि या सच्ची आदरांजलि देना चाहते हैं, सोनिया धामी मैडम से विनंती है, हमारे विधायक आमदार कुमार एलानी जी से विनंती है। अजीत दादाजी इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा इस समय खुश हो रहे होंगे कि उनके बारे में नदी को लेकर चर्चा हो रही है, और अजीत दादा को इसी माध्यम से हम सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे, ऐसी मेरी मनोकामना है। और इस बात से अजीत दादा भी सहमत होंगे। बहुत आधार देणारा, धीर देणारा नेता या महाराष्ट्रात मला वाटत नाही पुन्हा होईल। एवढी मोठी घटना जेव्हा घडते तेव्हा फक्त त्या परिवाराचं नाही, त्या शहराचं नाही, त्या राज्याचं नाही, तर त्या देशाचं नुकसान होतं। आणि आज खूप मोठं नुकसान या महाराष्ट्राने बघितलेलं आहे। परंतु आज आपण सगळे इथे जमलो, श्रद्धांजली वाहणार आहोत। आणि जर दादा आपल्याला आठवणीत ठेवायचे असतील तर दादाची प्रेरणा घेऊन आपण जर काम केलं, या शहराचा विकास केला, दादा ज्या पद्धतीने काम करत होते, दादा ज्या पद्धतीने त्यांचे विचार, ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, बस इतना ही बोलूँगा। आज जो भी हूँ, आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, बस वो दादा का आशीर्वाद ही है, जिसके कारण मैं राजनीतिक सफ़र यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। वो हमारी ताकत है, उनका आशीर्वाद हमेशा सदा हमारे पर रहा। तो इतना ही बोल के मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ दादा साहब। दादा के जाने से जो महाराष्ट्र की राजनीति में एक ब्लैंक पैदा हुआ है, वो ब्लैंक भरने वाला नहीं है। उनके काम करने का तरीका सबको मालूम है कि स्पष्ट बोलना उनके स्वभाव में था।
कार्यकर्ताओं के साथ में खड़े रहना उनकी आदत में था और जनता का काम करने में तत्परता उनमें थी। ये बातें हमें उनसे सीखने की आवश्यकता है। धन्यवाद। ओम शांती। पिंपरी चिंचवडचे आहे, तर दादांना मी लहानपणापासून एकदम जवळून पाहिलेलं आहे. पिंपरी चिंचवडमध्ये जे पण आत्तापर्यंत कामं झालेली आहेत पूर्ण पुणे जिल्ह्यामध्ये त्यांनीच केलेली आहेत पूर्णपणे. म्हणजे मला लहानपणापासून माहीत पण नव्हतं राजकारण काय असतं काय नाही. आम्ही नेहमी फक्त त्यांना बघत आलेलो आहे राष्ट्रवादीला. आणि तिथे प्रत्येक घरामध्ये दादा म्हणजे फक्त अजितदादा. म्हणजे कोणी घरात काही जरी बोलत असेल ना, राजकीय टॉपिक जर बोलत असतील तर घराघरामध्ये प्रत्येकजण दादांना ओळखलं जातं. आणि माझी एक आठवण आहे की मला त्यांच्याकडून सायकल मिळाली होती. मला 10th चांगले मार्क्स होते, तर त्यांच्यासोबतची माझी आठवण होती एक. मी जेव्हा लग्न करून इकडे आली मला भेटवलं होतं पप्पू साहेबांनी त्यांना, तेव्हा ही आठवण मी त्यांच्यासोबत शेअर पण केली होती की मला तुम्ही मला सायकल दिली होती. तर ते एकदम डाऊन टू अर्थ होते. एवढंच बोलू इच्छिते. थँक्यू. एक बातमी धडकली. बातमी ऐकून शॉक बसला. महाराष्ट्र हळहळला. महाराष्ट्राचा दमदार जे पोटात तेच होतात, जे बोललो ते बोललो आणि अधिकाऱ्यांवर नियंत्रण असलेला, अधिकाऱ्यांवर पकड असलेला एक दमदार नेता महाराष्ट्राने गमावला. महाराष्ट्र हळहळला. पवार कुटुंबावर दुःखाचं डोंगर कोसळलं. त्यांच्या कुटुंबावर दुःखाचं डोंगर कोसळल्यानंतर महाराष्ट्रावर दुःखात गेला. महाराष्ट्रातील जनता हळहळली. त्यांच्या जवळचे कार्यकर्ते, त्यांचे कुटुंबीय, अश्रूच्या धारा त्यांच्या डोळ्यातून वाहत होते. चित्र बघितलं. महाराष्ट्र खूप मागे जाईल असं वाटलं. परंतु आज त्यांच्या सौभाग्यवती सुमित्राताई यांनी त्यांचा वारसा पुढे नेण्यासाठी एक पाऊल पुढे टाकलेला आहे. दादांचा वारसा त्यांचे कुटुंबीय पुढे नेतील, परंतु महाराष्ट्र दादांना कधीच विसरणार नाही. पवार यांच्या शोकसभेला उपस्थित उल्हासनगर शहराचे सर्व गणमान्य अतिथी, पत्रकार मित्र व नागरिक, आज आपण ज्या शोकसभेसाठी इथे सर्व जमलेलो आहात, खऱ्या अर्थाने शोकसभेचा उद्दिष्ट हा असतो की आपण त्या व्यक्तीच्या ज्या आठवणी आपल्यासोबत आहेत ते आपण इथे सांगतो आणि सोबतच त्यांच्याकडनं इकडनं जाताना आपण काय प्रेरणा घेऊन जाऊ शकतो या उद्दिष्टाने आपण शोकसभेला इथे उपस्थित आहे. उल्हासनगर शहरातील मला वाटते इथे उपस्थित असलेले सर्वच लोकांचं कुठे ना कुठे अजितदादा पवारांची काही ना काही कामानिमित्त असो किंवा इतर कोणत्याही याच्यासाठी त्यांची भेट सर्वांची झालेली आहे. त्यांचे काम करण्याची पद्धत लगभग आता सर्वांना माहीत आहे. बऱ्याच इथे वक्त्यांनी त्याबद्दल सांगितलं की कशा पद्धतीने अजितदादांची काम करायची पद्धत होती. अतिशय उत्तम प्रशासनावर पकड असणारे, उत्तम वक्तृत्व असणारे आणि कामसाठी कधी म्हणजे कंटिन्यू काम करणारे, सकाळी 6 वाजेपासून ते रात्रीपर्यंत नागरिकांसाठी आपला पूर्ण वेळ समर्पित करणारे असे अजितदादा आपल्या आठवणीतले आहेत. सामान्य आज हम दादा को श्रद्धांजलि देने यहाँ पर पहुँचे हैं. एक पत्रकार के हिसाब से, पत्रकार जगत के हिसाब से हमने जो दादा की अच्छाइयाँ देखी है, उस आधार पर दादा की जितनी तारीफ की जाए कम है. मैंने दादा से 5 बार मिला हूँ. 3 बार मंत्रालय में, 1 बार थाना में, 1 बार उल्लासनगर में.
छोटी बात बताता हूँ कि वो किस किस्म के व्यक्तित्व थे, आदमी थे। साइन में एक NIC की बिल्डिंगें थी, 15 बिल्डिंगें थी। अचानक उस बिल्डिंगों को, जो 50 साल से ज़्यादा हो गया था समय, उसे खाली करने का निर्णय आया था। काफ़ी सिंधी समाज के लोग, महाराष्ट्र लोग वहाँ पर रहते थे। उल्लासनगर के कुछ 4 फैमिलियाँ वहाँ पर रहती थी। जब उनको मालूम पड़ा कि 15 दिन के अंदर आपको बिल्डिंग खाली करनी है, तमाम लोग जमा हो गए। 1.5 साल, इस बात को 1.5 साल करीबन हो गया। सभी लोग मंत्रालय के चक्कर लगाए। आखिरकार कुछ लोगों ने अजीत दादा के पास रुख किया। अजीत दादा ने खुद वहां पर बिल्डिंगों को जाकर लोगों से बात की और उसके बाद उन्होंने आदेश निकाला कि जब तक इन बिल्डिंग वालों को इनका पुनर्वास नहीं किया जाता है, तब तक ये लोग बिल्डिंग खाली नहीं करेंगे। काफी अधिकारी इस बात पर अड़े रहे कि आदेश है। दादा ने कहा, अगर इस बात पर जिद किया गया, मैं अपने पद से त्याग पत्र दूंगा। आज उसको 1.5 साल हो गया है, वह लोग उसी बिल्डिंग में रहते हैं और 150 परिवार वो दादा को दुआएं देते हैं। दादा शब्द किसी को ऐसा ही नहीं दिया जाता है। दादा शब्द का मतलब होता है बड़ा भाई। आज हमारे शहर के, हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो, शिवसेना के एकनाथ शिंदे साहब उप मुख्यमंत्री हो, वो भी अजीत दादा को दादा करके कहते हैं। दादा शब्द होता है बड़ा भाई। तो जिस प्रकार से दादा शब्द उन्हें मिला हुआ है, ये एक बड़े भाई की भूमिका है। अजीत दादा का द्वारा जो काम किया गया शहर में हर व्यक्ति याद रखेगा। वो आज भी हमारे दिल में डिप्टी CM है और हमेशा रहेगा। मैं पत्रकार जगत की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं चाहूँगा ईश्वर उनको चरणों में स्थान दे। धन्यवाद। जय हिंद, जय झूलेलाल। नावातच दम आहे. माझ्या राजकीय जीवनाचा प्रवास जिथे चालू झाला, त्या दिघे साहेबांना मी वंदन करून सांगतो की ज्यावेळेस दिघे साहेबांचं निधन झालं आणि आनंद सेना झाली, त्या आनंद सेनेच्या माध्यमातून 2002 साली राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या पक्षावर निवडणूक लढवण्याची जी मला संधी मिळाली, ती आदरणीय पप्पू कलानी साहेब इथे उपस्थित आहेत. त्यांच्या माध्यमातून त्यावेळेस गुरुनाथ कुलकर्णी साहेब असताना माझा अजितदादांशी पहिला संबंध आला. राजकीय प्रवास सुरू झाला, परंतु एवढा मोठा नेता एक सामान्य कार्यकर्त्याला पण वेळ देऊन आपल्याला भेटतो, ही ओळख जी सुरुवात झाली ती तिथून झाली. आणि मला असं वाटतं की बरेच वेळा त्या राजकीय जीवनामध्ये असताना त्यांची माझी भेट झाली, परंतु शेवटची भेट झाली ती 7 जानेवारी 2024 त्या दिवशी भरत गंगोत्रींकडे आणि एका कार्यक्रमानिमित्ताने अजितदादा उल्हासनगरमध्ये आले होते आणि त्या दिवशी अजितदादांना मी बघितलं. ती एक आठवण. खरं म्हटलं तर 28 तारखेला जेव्हा बातमी कळाली त्यानंतर संपूर्ण महाराष्ट्र आवळला, परंतु माझ्या राजकीय जीवनाचा जीवनपटाची सुरुवातीचा पहिला पान पण उघडले गेलं. पप्पू कलानी साहेबांच्या माध्यमातून ती सुरुवात, ती पहिली भेट आणि अजितदादा आम्हाला भेटले. आणि कालचा जो दिवस ते 7 जानेवारी 2024 या संपूर्ण उलाढालमध्ये अजितदादांचं व्यक्तिमत्व जवळून बघण्याची संधी मला प्राप्त झाली. शिंदे साहेबांबरोबर काम करत असताना कित्येक वेळा मंत्रालयामध्ये साहेबांच्या घरी दादांबरोबर मला भेटण्याची संधी प्राप्त झाली. आणि दादा नाही आहेत, म्हणजे दादा खरोखरच दादा होते. मगाशी प्रत्येक व्यक्तींनी त्यांच्याबद्दल सांगितलं, परंतु मी एक गोष्ट आवर्जून सांगेन की वेळेला महत्त्व देणारा जर का कुठला नेता जर का ह्या जगामध्ये, ह्या महाराष्ट्रात कोणी पाहिला असेल तर ते अजितदादा. परंतु वेळ चुकली आणि काळ आला आणि अजितदादा आज आपल्यामध्ये नाही आहे. परंतु या महाराष्ट्रामध्ये जेव्हा केव्हाही दादा हे शब्द उच्चारले जाईल
त्यावेळेस अजितदादाचे लोकांच्या समोर अजरामर राहतील. मी दादा की जब दादा का पता चला तो यही हुआ कि टाइम पर आने वाला व्यक्ति आज टाइम पर नहीं पहुंचे बारामती. मैं कुछ बातें याद आ रही थी कि पप्पू कलानी जी और हम सब बैठे थे और महानगर पालिका के चुनाव के पहले मैं, मनोज लासी जी, संतोष पांडे और हमारे आनंद प्रांस पे हम सब दादा से मिलने गए थे और उन्होंने कहा था कि आप हमारे साथ आना ज़रूरी है. पर हमने कहा कि हमको अब शिवसेना में हम आदरणीय शिंदे साहब के साथ हम जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि आप ज़रूर वहाँ पर जाएं, पर एक बात ज़रूर करें कि पप्पू कलानी जी और भरत गंगोत्री जी के बहुत अच्छे संबंध हैं, पर मेरी इच्छा है कि ओमी कलानी जी और भरत गंगोत्री जी के भी संबंध बहुत अच्छे होने चाहिए. आप लोगों का काम है कि ये मतभेद हटाना बहुत ज़रूरी है. दादा ने जैसे ही कहा वैसे ही प्रांसपे जी को मैंने कहा कि वो भरत गंगोत्री जी मेरा नहीं सुन पाएंगे. इसके कारण हमारे वरिष्ठ नगर सेवक जमुना दास पुरस्वानी जी को हमने तुरंत जवाबदारी रखी कि आप गंगोत्री जी से बात कीजिए, महेश सुक्रमानी जी को, कि राजनीतिक मतभेद होते रहते हैं पर वो बनने चाहिए. और हमारे पत्रकार महेश मूलचंदानी जी यहाँ पर बैठे हैं, मैंने उनको भी कहा था कि ये होना चाहिए क्योंकि पारिवारिक संबंध, राजनीतिक संबंध अलग अलग हो सकते हैं, पर पप्पू कलानी जी के जैसे संबंध भरत जी से है वैसे ही संबंध आदरणीय ओमी कलानी जी और भरत गंगोत्री जी के भी होने चाहिए. मनपा के चुनाव हम साथ में लड़ने चाहिए, शिवसेना के साथ में ऐसी दादा की भावनाएं थी. और फिर उन्होंने कहा कि ये करने के लिए और लगेगा तो मैं प्रांसपे साहब और हिंदूराव जी को भी मैं आपको भूलना पड़ेगा वहाँ से, तब जाकर ये दोनों नेताओं की बैठक होगी. और मैं दादा को कहा कि इतनी कोई बात बिगड़ी नहीं है, बहुत छोटे छोटे मुद्दों के ऊपर बातचीत नहीं है दोनों की, पर हम चाहेंगे कि दोनों नेता एक मंच पर दिखेंगे और दादा की इच्छा में पूरी करने के लिए कल से ही हम काम पर लगेंगे कि गंगोत्री जी और ओमी कलानी जी हम सब साथ में दिखने चाहिए. मैं जाते जाते यही कहूँगा कि पप्पू कलानी जी की भी यादें दादा के साथ बहुत बरकरार रही. हाउस में पवार फैमिली और पप्पू कलानी के जो संबंध है वो बहुत महाराष्ट्र के अंदर पुराने संबंध हैं. पप्पू कलानी जी जेल में थे. एक बार हम दादा के पास गए कि सीमा कलानी की शादी है और पेरोल नहीं मिल रहा है, राज्य की सरकार हमें पेरोल नहीं दे रही है पप्पू कलानी जी को आने के लिए. तो 1 सेकंडों के अंदर सभी बड़े ऑफिसरों को फ़ोन लगाकर उन्होंने बुलाया और बुलाकर तुरंत कहा कि पप्पू कलानी ने राष्ट्रवादी बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है. आज मुझे उनकी शादी में, लड़की की शादी में पिताजी को आना बहुत ज़रूरी है. दादा ने तुरंत जिस तरीके की काम करने की उनकी जो शैली थी वो बहुत ज़बरदस्त तरीके की शैली थी, पर एक महाराष्ट्र का बड़ा नेतृत्व हमने खोया है. पहले आदरणीय गोपीनाथ मुंडे जी गए हम सब लोगों के बीच से, प्रमोद महाजन जी, और अब फिर दादा भी हमारे बीच में चले गए. पर दादा जाते जाते मैं यही कहूँगा कि मनपा चुनाव के पहले जब हम मुलाकात करने गए थे, मैंने गंगोत्री जी से बात नहीं की थी कभी, और पर जाते जाते उन्होंने ये जरूर कह के गया था कि दोनों नेताओं को साथ में बिठाने की जो जवाबदारी है वो प्रांसपे साहब को और आप लोग वहाँ पर जाकर करेंगे. आज दादा हमारे बीच में नहीं है, पर दादा को मैं मेरी शिवसेना पार्टी और श्रीकांत फाउंडेशन की तरफ से और कलानी परिवार की तरफ से मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ. अपने जीवन में समय का पाबंद रहने वाला व्यक्तिमत्व उसी समय काल ने उसे समय के पाबंद रहने के बाद भी उसने उतना समय नहीं दिया कि वह उस समय का सदुपयोग हमारे इस महाराष्ट्र प्रदेश की सेवा के लिए कर सके. यह दुर्दैव है काल का. कम नेता होते हैं ऐसे जीवन में जिन्होंने अपने जीवन में सारे समय का सदुपयोग सेवा करने के लिए लगाया हो और उस सेवा करते करते जिस मिट्टी में उनका जन्म हुआ और उसी मिट्टी में उनकी मृत्यु होती है,
और जिस तत्परता से वो काम करते थे, जिस तरह से एक आम व्यक्ति अपने जीवन में ऐशो आराम की जिंदगी जीता है, वह 66 वर्ष की आयु में भी सवेरे 6 बजे से उठकर रात को 12 बजे तक जनता की सेवा करता था। जब आखिरी दृश्य हमारे सामने आए, जब वो हवाई जहाज में चढ़ रहे थे, ऐसे सोशल मीडिया में देखे, तो उनकी जो गति थी वो किसी जवान व्यक्तिमत्व से कम नहीं थी। बड़ी तेजी से हवाई जहाज में बैठ रहे थे। तो मुझे लग रहा था कि सही में प्रभु ने हमारे ऊपर जो है वो एक क्रूरता करी है, क्योंकि कबीर जी का एक दोहा है कि जब हम इस जग में पैदा हुए, जब हम इस जग में पैदा हुए, जग हंसा हम रोए, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। आज उनके कर्तृत्व की वजह से, उनके काम की वजह से आज पूरा महाराष्ट्र, पूरा देश और जब लाखों की संख्या में जब उनका अंतिम दर्शन पाने के लिए लोग रो रहे थे, तो ऐसे व्यक्तिमत्व बहुत बहुत समय के बाद अपना पैदा होते हैं और उनको विकसित होने में, ऐसे नेता विकसित होने में भी बड़ा समय लगता है। इसीलिए आज महाराष्ट्र की बड़ी क्षति है। मैं अपनी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और पूरी परिवार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के परिवार की तरफ से मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवार को इतना बड़ी क्षति सहने की प्रभु हिम्मत प्रदान करे और उनका जो आगे का काम है, जिस तरह से वह काम करते थे, उतनी शक्ति उनकी धर्मपत्नी जो आज इस महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री पहली महिला बनी है, उनको वह जीवन में ऐसी ही शक्ति प्राप्त हो, यही शब्द कहकर मैं उन्हें श्रद्धांजलि तक अर्पित करता हूँ। ओम शांति। अपने विजन से और अपनी एक नई सोच से महाराष्ट्र को पूरे देश भर में आगे लाने की हर वो मुमकिन कोशिश की। विकासाचा वादा अजित दादा, ये स्लोगन, ये टैगलाइन सच में किसी नेता के ऊपर और सटीक बैठती है तो वो हमारे अजित दादा थे। दादा के साथ कई वर्षों तक काम करने का मौका मिला। अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के छोटे पदाधिकारी होने के नाते और जिला अध्यक्षा स्वर्गीय ज्योति कालानी के साथ व लोक नेता पप्पू कालानी जी के साथ कई बार दादा से मिलने का सौभाग्य मिला। बहुत सारी ऐसी सीख के साथ, बहुत सारे ऐसे विचारों के साथ जब जब दादा से मुलाकात होती थी, एक नई चीज मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता वहां से लाता था। विशेष 3 ऐसी महत्वपूर्ण चीजें, ऐसे उनकी बातें जो मुझे पिछले 4 दिनों से जहन में आ रही हैं। एक तो समय के, वक्त के और अपने एक एक माइक्रो सेकंड का इस्तेमाल करना अगर कोई किसी से सीखे तो प्रथम श्रेणी में नज़र में दादा आते हैं कि किसे सुबह 6 बजे से जिनकी बैठकें स्टार्ट होती थी, जनता दरबारें होती थी और रात देर तक लगातार चलती थी। ऐसे मुझे नहीं लगता कि पूरे देश में या महाराष्ट्र में ऐसा कोई नेता होगा जो सवेरे 5:30-6 बजे से अपनी सरकारी बैठकें, अपनी जनता दरबारों की शुरुआत करता हो। और उनका एक ही कहना था कि जो काम सवेरे 6 बजे से लेकर 10 बजे तक होता है, चाहे वो सरकारी विभागों से काम लेना हो, अधिकारियों से लेना हो, या फ्रेश माइंड जो मॉर्निंग के समय अर्ली मॉर्निंग होता है,
वो पूरे दिन के बाकी घंटों में काम नहीं होता। तो 4 घंटे सवेरे 6 से 10 बजे तक का सही इस्तेमाल दादा किस प्रकार से करते थे वो हमने उनसे सीखा। और दूसरा, सवेरे जल्दी काम करने की शुरुआत हमारे आदरणीय लोक नेता पप्पू कालानी जी से करते हैं। इन दो नेताओं में हमेशा देखने को मिला। हम दूसरा दादा से सीखने की चीज मिली, आज से 2 वर्ष पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जी के नेता हमारे भरत गंगोत्री जी, दामी जी ने उन्हें उल्लासनगर में बुलाया था। मुरबार में एक सभा थी, तो उल्लासनगर से उनका जाना हुआ था। तो मारल गांव डी मार्ट के बाहर हमारे तरफ से एक सत्कार कार्यक्रम रखा गया था। दादा से टाइम लिया हुआ था, पर थोड़ी देर होने के कारण, मतलब दादा की तरफ से देर कभी नहीं होती थी, पर पुलिस व्यवस्था बाकी सत्कारों में समय होने के कारण मात्र 10 से 12 मिनटों का फर्क पड़ा होगा। दादा ने जो हमको समय दिया था, उन 12 मिनटों में 4 फोन आ गए दादा के कि मैं अब बिरला गेट पहुंचा हूं, मैं अभी सेंचुरी विश्राम घर में हूं, यहाँ पे चाय पी रहा हूं, बस यहाँ से निकलता हूं।